Today we are going to be learning CARO, that is the Company's Auditor's Report Order 2020. So this is one of the most important topic. It is repeatedly asked and most of us, we like to skip it out. So I'm going to give you very short and easy presentation के through हम इसको याद करेंगे. आप मेरे साथ repeat भी कर सकते हो. आप 2-3 बार repeat करोगे तो आपको याद हो जाएगा. So let's begin. So first one, that is the PP or the fixed asset. आप इसे कैसा भी बोल सकते हो. As you have learned, we are going to just recall all the points that you have already learned. ओके सो फर्स्ट अभी पॉइंट हम लोग को क्या कह रहे हैं यहाँ पे. सो द फर्स्टली इट इज़ आस्किंग यू व्हाट. फर्स्टली इट इज़ आस्किंग यू कि आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं क्या प्रॉपर, शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एज वेल एज द सिचुएशन ऑफ द पीपीई. ओके सो दिस इज द फर्स्ट वन. और सेकेंड वाले में यही बोल रहा है कि आप पूरे पर्टिकुलर मेंटेन कर रहे हो क्या कोई इंटैंजिबल एसेट की. सो ये 2 पॉइंट्स हो गए, शॉर्ट एंड क्लियर, वेरी क्लियर. ओके एंड देन थर्डली आपको वही कहा गया है कि आपके पास जो पीपीई है उसको क्या मैनेजमेंट की तरफ से फिजिकली वेरीफाई किया गया है क्या एट रीजनेबल इंटरवल्स. और अगर उसी में आपने जब इसको वेरीफाई किया है मतलब फिजिकली वेरीफाई किया है तो कहाँ आपको मटीरियल डिस्क्रिपेंसी दिखी है क्या एंड वेदर यू हैव डेल्ट इट प्रॉपरली. दिस इज द थर्ड पॉइंट. वेरी वेल एंड क्लियर, इतना ईजी था. ओके नाउ वी आर गोइंग विद द फोर्थ वन. द फोर्थ वन क्या बोलता है क्या वेदर द कंपनी ने क्या रिवैल्यू किया था पीपीई को या कोई इंटैंजिबल एसेट को या दोनों को किया था यही साल में. अगर किया है तो क्या रिवैल्यूएशन बेस्ड है कोई रिवैल्यूएशन के थ्रू जो रजिस्टर्ड है. तो आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफाई करना है अमाउंट ऑफ चेंज जितना चेंज आया है. और वो चेंज अगर 10% या उससे ज़्यादा है एग्रीगेट में तो इज़ इट 10%. ओके वेट. और अगर यही चेंज 10% से ज़्यादा है मतलब ऑल टुगेदर लिया जाए तो ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ द पीपी और द आई ए, तो आपको ये सारा कुछ स्पेसिफाई करना हो गया. वेरी वेल एंड क्लियर. और फिफ्थ वाला तो बेनामी प्रॉपर्टी पे आता है. ये पॉइंट के कोई इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो क्योंकि इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड मे बी इन द MCQ और मे बी एज अ 1 पॉइंट इट विल. तो यहाँ पे बोला गया है कि वेदर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है या कोई पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी. बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह से क्या कंपनी के अगेंस्ट कुछ है क्या प्रोसीडिंग. और दिस इज कमिंग अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट एंड रूल्स दैट इज मेड देयर अंडर. एंड और इसका डिस्क्लोजर अगर कंपनी ने फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है कि नहीं. ओके दैट्स इट. यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है. एंड देन ये जो आपको डेटा दिया गया है यहाँ पे. ओके सो वो सारे पॉइंट्स हो गए. अभी यहाँ पे क्या है, ये जो छोटा सा दिस टेबल इज़ हियर, या आपको करना है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा और इसको एज इट इज़ यू हैव टू इंक्लूड इन योर पेपर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीपी. हम लोग फिर से इसको रिकॉल करेंगे. पहले तो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं क्या ऑफ द पीपी एज वेल एज द इंटैंजिबल एसेट. ये फिर वही पीपी को क्या आपने फिजिकली वेरीफाई किया है रीजनेबल इंटरवल्स और उसका आपने डिस्क्लोजर दिया है कि ना प्रॉपरली आपने उसको डील किया है कि नहीं. एंड देन थर्डली व्हाट इज़ गिवन हियर, यहाँ के आप दोनों का रिवैल्यूएशन करके आपको अमाउंट पता चलिए 10% से ज़्यादा है तो उसका भी यू हैव टू whether the amount is more than 10% or not. And then fifthly it is saying about the Benami Property Act. Okay, and this table you have to do. Okay, so this is all about the PP or the fixed asset. Now we are going to the second one, that is your inventory. Abhi now going on to the second one, that is the inventory. Now inventory में क्या कहा गया है वो हम देख. Now inventories is just very simple and it is having only 2 points. तो इसमें आपको ये देखना है कि physically verify हो गया है क्या, whether the physical verification of the inventories have been conducted at reasonable intervals. और वही कहा गया कि अगर वो discrepancy 10% से ज़्यादा है कोई भी class of inventory के लिए तो क्या उसको properly deal किया गया है books of account में. So this is your first point. And secondly, I'll just change the color. ओके सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. एंड देन सेकेंडली व्हाट इट इज़ सेइंग, यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड में आपको क्या कहा गया है कि सेकेंड पॉइंट इज़ बेसिकली अबाउट द वर्किंग कैपिटल लिमिट. यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे क्या वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है वो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सैंक्शन किया गया है क्या वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, क्या वो 5 करोड़ से ज़्यादा है टुगेदर. और अगर हाँ ये बात सही है तो फिर हमको ये चेक करना है कि वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स और द स्टेटमेंट्स फाइल्ड विद द बैंक्स आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वार्टरली रिटर्न्स और जो स्टेटमेंट आपने बैंक के साथ फाइल किया क्या है क्या वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ एग्री करती है कि नहीं. अगर नहीं करती है देन यू हैव टू व्हाट गिव द डिटेल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री.
तो फर्स्ट पॉइंट वाज जस्ट बेसिकली अबाउट द फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट. 10% से ज़्यादा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या नहीं. एंड सेकेंडली व्हाट इट इज सेइंग, अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट अपने बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है और वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट जो भी आपने बैंक के साथ फाइल किया गया है, क्या वो एग्रीमेंट है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ. अगर हाँ तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा. दैट्स इट ऑल फॉर इन्वेंट्री. Now the third one is the loans, investment, guarantee and security. Like most people they find this one a little bit confusing, but we are going to do it in very simple way. तो सारे points आपके दिमाग में बैठ जाएंगे. Okay. So यहाँ basically क्या कहा गया है हमको कि whether during the year the company has provided any loans या advance जो in the nature of loan है, ये guarantee है या security है कोई भी entity को, तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा. तो बेसिकली इट इज़ व्हाट, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी एलएलपी फर्म या अदर पार्टी को कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है या कोई सिक्योरिटी दे रही है या कोई लोन्स या एडवांस ही दे रही है जो इन द नेचर ऑफ लोन्स है, यही कहा गया है इस लाइन में. तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, द कंपनी हैज़ टू डू, सॉरी. सो इन दैट केस नाउ व्हाट द कंपनी हैज़ टू इंडिकेट, दे हैव टू इंडिकेट व्हाट, द एग्रीगेट अमाउंट. इट विल इंडिकेट द एग्रीगेट अमाउंट during the year and the balance outstanding on the balance sheet date of what the loans, advances, guarantees, securities to the subsidiary, joint ventures as well as the associate. यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि आपको एग्रीगेट अमाउंट जो भी था, बैलेंस आउटस्टैंडिंग था एट द बैलेंस शीट डेट, जो लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटीज़ का था, ऑफ व्हाट, ऑफ द सब्सिडरी एज वेल एज जॉइंट वेंचर्स एंड द एसोसिएट का डिटेल देना है. फिर दूसरा आपको एग्रीगेट अमाउंट, ये तो सेम है, एग्रीगेट अमाउंट द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू लोन्स, एडवांसेस, गारंटीज, सिक्योरिटीज़ जो भी आपने दिया है अदर देन द सब्सिडरी एंड द जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, उसी को उसका आप इंडिकेशन कर दो. ओके, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट. देन वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, सो दिस इज़ वन एंड देन दिस वन, वेदर द इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड, दैट लोन्स, एडवांसेस गिवन आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. अभी आपने जो भी लोन्स, एडवांसेस दिया है आपकी कंपनी के अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. ओके, देन थर्डली इट इज सेइंग दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन्स एंड द एडवांसेस, जो भी आपका लोन्स, एडवांसेस है, क्या उसका शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें क्या कंपनी को इट इज़ प्रॉपरली रेगुलेटेड, इट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड, एंड वेदर द रीपेमेंट्स और रिसीप्ट्स आर रेगुलर. आपको ये भी चेक करना होगा कि जो भी लोन्स, एडवांस, शेड्यूल ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, वो स्टिपुलेटेड है या इरेगुलर, एंड द रीपेमेंट एंड द रिसीप्ट्स आर रेगुलर. आपको ये सब चेक करना होगा. एंड देन ओवरड्यू के बारे में कहा गया है. ओवरड्यू में क्या कहा गया है, अगर कोई भी अमाउंट ओवरड्यू है तो आपको क्या करना है, स्टेट करना है कोई भी अमाउंट जो ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज. एंड क्या कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिया है कोई भी अमाउंट जो ओवरड्यू है फॉर द रिकवरी ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट, ये भी आपको चेक करना है. हमने स्टार्टिंग के कितने पॉइंट्स किए. फर्स्टली तो हमने देखा कि कंपनी अगर किसी को दे रही है तो हमको दो चीज़ें चेक करने हैं, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द लोन्स, एडवांसेस ऑफ व्हाट, द सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स एज वेल एज द एसोसिएट. और दूसरे में क्या गया है, अदर देन द सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स एंड द एसोसिएट. फिर दूसरा में क्या कहा गया है, अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल है तो फिर नो, अदरवाइज जस्ट यू हैव टू चेक दैट. ओके, एंड थर्ड इट इज सेइंग अगर कोई भी लोन्स, एडवांसेस आपने दिया है तो क्या वो वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड है और द रीपेमेंट्स और द रिसीप्ट्स आर रेगुलर है, आपको ये भी चेक करना है. एंड देन ओवरड्यू का तो ये है क्या करें, ओवरड्यू फॉर 90 मोर डेज, एंड रीजनेबल स्टेप्स भी लिया गया है कि कंपनी के साथ फॉर रिकवरी ऑफ द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल. ओके, नाउ द लास्ट टू पॉइंट्स आर अ लिटिल बिट लॉन्ग. ओके, सो वी विल लर्न दैट टुगेदर. यहाँ पे क्या कहा गया है, लोन्स एंड एडवांसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, लोन्स एंड एडवांसेस में आपको स्पेसिफाई करने पड़ेगा वेदर एनी लोन्स एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन हैज़ बीन रिन्यूड. अगर कोई भी लोन एडवांस अगर रिन्यू या एक्सटेंड होता है या फ्रेश लोन दिया गया है टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स. ओके, तो इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इज यू हैव टू स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ओवरड्यू दैट हैज़ बीन रिन्यूड, एक्सटेंडेड और द फ्रेश लोन. क्या देखना है, आपको चेक करना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ड्यू जो रिन्यू हो गया, एक्सटेंड हो गया, फ्रेश लोन, एंड द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट. एंड क्या चेक करना है आपको, द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू टोटल लोन्स और द एडवांसेस. ओके, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू चेक द परसेंटेज
of aggregate to total loans and advances. Loans and advances. So that's it. So that was the simple thing. If it has been renewed, extended, or fresh loan has been granted, you have to specify the amount of which has been renewed and the percentage of the aggregate to total loans or the advances. Just that much. Okay. And then lastly, it is saying whether the company, अभी लास्ट वाले पॉइंट में अगर कोई कंपनी ने ग्रांट किया है लोन्स या एडवांस विच इज़ रीपेबल, अभी कोई भी लोन एडवांस कोई रीपेबल ऑन डिमांड है विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और द पीरियड ऑफ रीपेमेंट, आपने बताया नहीं कि कौन सा टाइम पे रीपे करना है, आप अपने मर्जी से उसको रीपेमेंट करने की छूट दे रहे हो, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट, आपको एग्रीगेट अमाउंट को स्पेसिफाई करना है और कितना परसेंटेज ऑफ लोन दैट इज ग्रांटेड एज वेल एज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन दैट इज ग्रांटेड टू द प्रमोटर्स एंड द रिलेटेड पार्टी. तो ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना है. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, वेरी सिंपल एंड वी आर क्लियर विद दैट. Then we have the loans, investment, guarantees और security that has been provided by the company. तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि the loans, advances in respect of the loans, investment, guarantees और security ये क्या है within the provisions of section number 185 and section number 186 of the Companies Act वो comply किया गया है कि नहीं. अगर नहीं किया गया है तो you have to just provide the details. Simple as that. Next one is simple, that is deposits as per section number 73 and 76. So what it is saying in respect of deposits which have been accepted by the company, whether the provisions of section number 73 and section number 276 have been complied with, and if not, अगर 73 to 76 comply नहीं किया गया है तो in that case what you will have to check, you have to check if the nature of the contravention have to be stated and if the order has been passed by the company, the law board or the NCLT or any other tribunal, whether the same has been complied with. तो यहाँ पे just simple that it is that accepted, all the deposits accepted by the company and have been as per the if it is not as per the section number 73 76, in that case the nature of the contravention has to be stated, and if an order, कोई order has been passed by the law or the tribunal, in that case the same has to be complied. Okay, so that's it. Now the next one, we have the cost record. Now cost record is similar to the cost audit part that you have in the law section, that is, so you have to check whether the cost records have been maintained as per section number 148 the subsection 1 of the Companies Act. So that's it. This was as simple and straight as that. नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, अ लिटिल इम्पॉर्टेंट, मे बी इट्स गुड इफ़ यू लर्न इट. तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ एंड द डिस्प्यूटेड एंड द अनडिस्प्यूटेड वंस. सो व्हाट आर द डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़. नाउ डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में क्या होता है ना कि आपको क्या आपका स्टैट्यूटरी ड्यू जो था हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट. आपने अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज़, आपके स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में क्या क्या आता है, जैसा प्रोविडेंट फंड आ गया, इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, वैट हो गया, तो ये सारा आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आपने वो डिपॉजिट ही नहीं किया है क्योंकि कोई डिस्प्यूट है, तो जो भी अमाउंट आपका इन्वॉल्व है और जो फॉरम में वो डिस्प्यूट पेंडिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको यू हैव टू डिस्क्लोज दिस. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़. अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में क्या होता है, क्या वेदर द कंपनी इज़ रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द ड्यूज़. अभी कंपनी अच्छे से डिस्प्यूट नहीं कर रही है और वो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ अपने भर रही है, ऑल ऑफ दिस GST, सेल्स टैक्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कस्टम एक्साइज एक्सेट्रा टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. अगर नहीं कर रही है तो कितना आपका अरियर हुआ है फ्रॉम द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months फ्रॉम दैट डे, इट बिकम्स पेएबल. ओके, तो कितना आपको क्या कहा गया है इसमें, अगर आपने कोई भी डिस्प्यूट जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है उसको आपने डिपॉजिट किया है तो वेल एंड गुड. एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, इफ़ यू आर नॉट रेगुलरली डूइंग दैट, देन आपको क्या करना है, एक्सटेंट ऑफ द अरियर. द एक्सटेंट ऑफ द अरियर कहाँ से, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ओके, फॉर अ पीरियड मोर देन 6 months फ्रॉम दैट डे, दैट बिकम्स पेएबल, हैज़ टू बी व्हाट, you have to give a disclosure. So that was about the statutory dues. Now going to the next one, that is undisclosed income. Now what is undisclosed income, कोई भी इनकम का आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया. ओके, तो इसमें क्या कहा गया है आपको, क्या वेदर एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन आपको
रिकॉर्ड नहीं हुआ है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन आपने इसका डिस्क्लोजर दे दिया है कहाँ पे, इनकम टैक्स असेसमेंट में आपने उसका डिस्क्लोजर दे दिया है। अगर येस है तो क्या आपने प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया था बुक्स ऑफ ईयर कोई भी साल में? तो ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन को आपने नहीं रिकॉर्ड किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट वो सरेंडर, वो डिस्क्लोज हो चुका है इनकम टैक्स में फॉर इनकम टैक्स असेसमेंट, तो क्या आपका प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो चुका था क्या बुक्स ऑफ अकाउंट? तो यू हैव टू check this. Okay, so this is about undisclosed income. Now this point is related to repayment of loans. To make it easier to learn, मैंने सारे को point wise distribute किया है. Actually it's not like that, but okay, for learning purpose I made it into slides so you can learn and easily recall all the points. Now this one is the repayment of the loans. Now in the repayment of the loans, what is basically is doing here is आपको ये चेक करना है क्या कोई कंपनी ने, whether the company has defaulted. This is the first one I will say. Now whether the company has defaulted in the repayment of the loans. अभी कंपनी ने लोन लिया है, उसका रीपेमेंट के बारे में हम देख रहे हैं. सो लोन्स और अदर बोरिंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपने लोन भी, क्या आपने डिफ़ॉल्ट किया है रीपेमेंट ऑफ द लोन करने में, या उसका इंटरेस्ट ही देना आपने डिफ़ॉल्ट में है आप? अगर येस है तो आपको क्या बताना है, आपको स्पेसिफाई करना है द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज पर द फॉर्मेट इज हियर. नाउ दिस इज द फॉर्मेट. एज पर दिस फॉर्मेट यू हैव टू, सो इसमें क्या क्या बताया गया, द नेचर ऑफ द अमाउंट, द नेचर ऑफ द बोरिंग इंक्लूडिंग द डेब्ट सिक्योरिटीज, द नेम ऑफ द लेंडर, the amount that is not paid on due date, and whether the principal or the interest, whether it is a principal or interest, and then the number of days delay as well as the remarks. So this is a table you have to learn. It's important. It goes along with the points. It's included in the points. Okay. And what is about the second points? अभी जो second है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, that whether the company has been declared as a willful defaulter, क्या कंपनी को एक willful defaulter डिक्लेयर कर चुकी है क्या? सब ये सारा चीज़ आपको इंडिकेट करना है. So I am reading all the points. And then here, now whether the term loans have been applied, अगर आपने कोई टर्म लोन लिया था और उसको अप्लाई किया है फॉर द पर्पस इट वाज ऑब्टेन, वेल एंड गुड. अगर नहीं, इफ़ नॉट, अगर नहीं किया है तो यू हैव टू मेंशन द अमाउंट दैट इज डाइवर्टेड एंड द पर्पस ऑफ द यूसेज. सो ये दो चीज़ें, अगर आपने टर्म लोन्स लिया है और उसको जो चीज़ के लिए लिया है उसी के में अप्लाई किया है तो वेल एंड गुड. इफ़ नॉट देन यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू स्पेसिफाई फॉर द पर्पस इट हैज़ बीन डाइवर्टेड फॉर एज वेल एज द अमाउंट. अंडरस्टूड? सिंपल. And then the fourth one will be you have to whether the short term loans, this is a short term loan, so for understanding I'm just writing here the full form. Now whether the short term loans have been used for any long term purpose, अगर आपने short term loan को कोई long term purpose के लिए use किया है तो mention the amount and the nature as well as the amount. तो ये दो चीज़ों को आपको माइंड में रख के आपको mention करना पड़ेगा. ओके फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी, वेदर द कंपनी हैज़ टेकन एनी फंड्स, कोई भी फंड्स आपने लिए, कंपनी ने लिया है फ्रॉम अ एंटिटी और पर्सन टू मीट एन ऑब्लिगेशन ऑफ, कंपनी ने फंड लिया है किसी एंटिटी या इंसान से, ऑब्लिगेशन किसकी मीट करने के लिए, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंशन द नेचर एज वेल एज द अमाउंट. ओके, and then this one will be the last. And here what it is saying is whether the company has raised any loan during the year on the pledge. आपकी कंपनी ने लोन रेज किया है सिक्योरिटीज़ को त्याग करके, तो यहाँ पे that is held in the subsidiaries, joint ventures or the associate company. अगर कंपनी ने ऐसा किया है तो you have to give the details, and also if the company has defaulted, तो कंपनी को दो चीज़ का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. पहला तो ये रहेगा कि क्या आपने you have to give the details, क्या आपने डिफ़ॉल्ट किया है, एंड आपको डिटेल देना पड़ेगा क्या अगर कंपनी ने ये सब काम किया है तो. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ द लोन. फर्स्टली व्हाट इट वाज सेइंग, क्या आपने कोई कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स और द इंटरेस्ट कोई, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट द पीरियड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ द डिफ़ॉल्ट, एंड द कंपनी, क्या कंपनी विलफुल डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो चुकी है. देन थर्ड पॉइंट वॉज रिगार्डिंग व्हाट इट वॉज टेलिंग दैट द टर्म लोन्स, एंड उसको आपने वही पर्पज़ के लिए अप्लाई किया है, क्या आपने उसी को
कुछ अलग काम करे, डाइवर्ट किया है, तो क्या आपको करना पड़ेगा, आपको अमाउंट डाइवर्ट करे वाला एंड पर्पस ऑफ यूसेज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. एंड देन शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म यूसेज में डाला है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा नेचर एज वेल एज द अमाउंट. एंड द फिफ्थ पॉइंट वाज रिगार्डिंग यू हैव टेकन एनी लोन्स, यू हैव टेकन एनी फंड्स फ्रॉम द एंटिटी और पर्सन, क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन मीट करनी है कोई सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर की. तो क्या करना पड़ेगा, मेंशन द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट एंड द नेचर. ओके. एंड देन lastly it is saying you that you have raised any loans during the year by pledging your securities in the subsidiary or the joint venture. अगर आपने ऐसा किया है तो आपको डिटेल देना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कितना आपने डिफॉल्ट किया इन द पेमेंट ऑफ सच लोन. दिस इज रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ द लोन completed. Now we have the issue proceeds or the IPO and the FPO के बारे में. Now here basically what you are going to see is whether the money that has been raised by way of the initial public offer or the further public offer were used for the same purpose. आपने उस अमाउंट को वही पर्पस के लिए यूज़ किया जिसके लिए आपने रेज किया था, तो वेल एंड गुड. इफ़ नॉट, अगर नहीं किया है तो आपको ये डिटेल देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव द डिटेल किस पर्पस में उसको अप्लाई किया है, अलॉन्ग विथ द डिलेज और द डिफॉल्ट एज वेल एज द सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हैज़ टू बी रिपोर्टेड. ओके, सो दिस आर थ्री इंपॉर्टेंट व्हाट, दैट इज़ द डिलेज, डिफॉल्ट और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल देना पड़ेगा. फर्स्ट वन. एंड द सेकेंड वन इज़ व्हाट, सेकेंड वन इज़ व्हाट, अगर कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर्स का और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर हाँ तो कंपनी ने वेदर ये रिक्वायरमेंट को पूरी करा है एज पर सेक्शन नंबर 42 एंड सेक्शन नंबर 62, कंप्लाई हो चुका है क्या कंपनीज एक्ट के, एंड फंड्स को उसी पर्पस के लिए यूज़ किया गया है क्या जिसके लिए उसे रेज किया गया था कि नहीं. अगर नहीं किया है तो फिर वही सेम चीज़ आपको उसका नेचर एंड अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो दैट्स इट फॉर दिस पॉइंट. इट्स ऑल दैट. इशू प्रोसीज में क्या बोला गया, फर्स्ट वन, अगर आपने IPO FPO के थ्रू अगर पैसा कलेक्ट किया है तो उसको अप्लाई भी वही पर्पस के लिए किया है. अगर नहीं किया है आपने तो आपको, अगर आपने उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया है, सो इफ़ नॉट देन यू हैव टू गिव द डिटेल्स, द डिफॉल्ट, डिलेज एंड द सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशंस. एंड अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को रेज किया है तो क्या आप 42 सेक्शन नंबर 42 एंड सेक्शन नंबर 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करते हो क्या, और ये फंड को आपने उसी पर्पस के लिए यूज़ किया है जिसके लिए आपने रेज किया है क्या. अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नो देन यू हैव टू व्हाट, स्पेसिफाई द नेचर एंड द अमाउंट. ओके, गॉट इट, सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल. Now here comes the fraud. Important, you make sure that you are focusing on these points, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स में से ना कभी कभार ICAI will ask you in the MCQs और मे बी आपको सब क्वेश्चंस में आपको ये पूछ लेगा 3 मार्क्स के लिए या मे बी 4 मार्क्स के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा. ओके, सो व्हाट इट इज़ सेइंग इज हियर बेसिकली, फ्रॉड में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी हैज़ बीन और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी, अगर कोई फ्रॉड कंपनी से या कंपनी पे होता है या नोटिस किया गया है, रिपोर्ट किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व. कोई भी फ्रॉड, वेदर एनी फ्रॉड कंपनी ने किया है या कंपनी पे हुआ है और वो नोटिस किया गया और रिपोर्ट भी हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको नेचर एंड द अमाउंट स्पेसिफाई कर, आपको इन्वॉल्व का मतलब you have to specify the nature as well as the amount that has been involved. Okay, and the secondly, कोई भी रिपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या फाइल की गई है क्या ऑडिटर्स इन द फॉर्म नंबर ADT 4. ओके, यू हैव टू चेक दैट ऑल्सो. एंड थर्डली क्या है, वेदर द ऑडिटर हैज़ कंसिडर्ड, क्या ऑडिटर को ऐसा कोई भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट रिसीव हुआ है क्या बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, बाय द कंपनी, इट्स ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी. तो आपको ये 3 चीज़ों का इम्पॉर्टेंट है. हियर व्हाट इज़ दैट वेदर एनी फ्रॉड हैज़ बीन डन बाय द कंपनी और कंपनी पे हो गया है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा द नेचर एज वेल एज द अमाउंट इन्वॉल्व. एंड क्या ADT 4 हैज़ बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, आप इतना भी अगर मेंशन करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ADT 4 यू हैव टू कीप इन माइंड. और कोई भी विसल ब्लोइंग कंप्लेंट्स हैज़ बीन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. So these are the 3 important points. Fraud is also completed. Now comes the Nidhi company. ये question repeatedly आया था. It's important. Like you have to keep in mind your points. The 3 points 3 mark के लिए आया था. I remember it is in the May attempt it came. And then it came again in the January attempt in the MCQ form. You can check it again. So maybe it's important. So keep in mind that you have to go through the points very thoroughly. So first यहाँ पे निधि कंपनी के बारे में क्या कहा गया है. First one यहाँ पे
कि वेदर द निधि कंपनी, जो निधि कंपनी है उसने कंप्लाई किया गया है क्या विद द नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स इन द रेशियो 1:20 टू मीट आउट द लाइबिलिटी। तो क्या यहाँ पे बताया गया है कि क्या वो निधि कंपनी ने कंप्लाई किया निधि रूल्स 2014। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो निधि कंपनी, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, क्या वो नेट ओन फंड्स, नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट्स इज इक्वल टू 1/20। तो ये रेशो आपको चेक करना है। निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है क्या है टू सेट आउट द लाइबिलिटीज़ फर्स्टली, ओके। एंड सेकेंडली वो क्या बोल रहा है, क्या वेदर निधि कंपनी मेंटेन कर रही है 10% ऑफ द अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड निधि रूल्स टू मीट आउट द लाइबिलिटी। क्या वो निधि कंपनी 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट भी मेंटेन करती है क्या एज पर द निधि रूल्स। एंड देन थर्डली इट इज सेइंग now whether they have been, अगर कोई भी डिफॉल्ट किया गया in the repayment or the payment of interest, the details have to be given. So 3 important points. First क्या है, to set out the liability आपका net owned funds to deposit ratio should be 1:20. and second, company unencumbered term deposit maintain कर रही है क्या, 10% of the unencumbered term deposit maintain कर रही है क्या to meet out the liability as per the NIDI rules 2014. and then thirdly, कोई भी default हो गया in the repayment or the payment of interest, you have to specify that. This is all done and dusted of the Nidhi company. Now the next one is the related party transactions. Now related party transaction is just simple as that. Now whether all the compliances have been as per section number 177 as well as 188 comply किया गया है कि, and the details have to be disclosed in the financial statement, और financial statement में आपको disclosure देना पड़ेगा as per AS what? I'm expecting an answer from you all as per AS 18. वो related party transaction, right? So this is what as so important, this is important that you have to keep in mind कि it is as per section number 177 and 188, and then you have to give a disclosure as per accounting standards. Now the next one is about regarding the internal audit system. Now internal audit system, there are these points. The first one is whether the company, now whether the company has an internal audit system that is alongside the size and nature of the business, okay. The first one, it has to be that internal audit system has to be in line with the size and the nature of the business. And the second one will be what? Whether the reports of the internal auditor is considered by the statutory auditor. Very important. So there are 2 important points. That is whether the internal audit system is accordance with the size and the nature of the business. And secondly, whether the internal auditor's report are considered by the statutory auditor. Simple as that. Now comes the non-cash transactions. Now what are these non-cash transaction in the section number actually? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि whether the company has entered into any non-cash transactions with the directors, या कोई भी कंपनी के इंसान मतलब the person who are connected with them with the director, अगर हाँ, अगर कोई अपने ट्रांजैक्शन ऐसा लिया है जो डायरेक्टर या कोई भी पर्सन जो उसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ, तो whether the provision of section number 192 have been complied with. तो यहाँ पे section number 192 comply किया गया है कि नहीं, आपको चेक करना है. Now comes the RBI registration. Now this is also, I will say it is important. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि now whether the company is required to be registered under the section number 45 IA of the RBI Act 1934. अगर yes, कंपनी को अगर रिक्वायर है क्या रजिस्टर होना है आपको RBI एक्ट के थ्रू अंडर सेक्शन नंबर 45 IA, तो whether the registration have been obtained. Now we have to check whether the registration have been obtained. Now secondly, what you have to check is whether the company has undertaken any valid now undertaken any non-banking. अगर कंपनी ने कोई non-banking financial या housing financial activity consider किया without a valid certificate registration from the RBI. And thirdly, what you have to check is now whether the company is a core investment company as defined. Now whether the company is a core investment company as it is defined by the in the regulations made by the RBI. If so, whether it fulfills the criteria. कोई कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, डिफाइन किया गया RBI एक्ट के, तो क्या वो फुलफिल करती है क्राइटेरिया, ये आपको देखना पड़ेगा. देन व्हाट यू हैव टू सी इज वेदर द ग्रुप हैज़ मोर देन वन. What is CIC is the core investment company, just the short form, as a part of the group. And if yes, अगर वो more than one CIC as a part of the group, then you have to indicate what the number of CICs that are part of the group. It is a bit confusing technical, but you have to learn it. The first one is what you have to see whether the company is required to be registered by the RBI Act under section number 45 IA. तो क्या आपको registration obtain हो चुका है.
And then second, it is saying whether the company is undertaking any non-banking financial activity or the housing financial activity without having a valid certificate registration from the RBI. ये आपको check करना पड़ेगा. And whether the company is a core investment company as defined by the regulation made by the RBI. अगर हाँ, तो you have to see whether it fulfills the criteria. And whether the group has more than one CIC as a part of the group, then yes, you have to indicate the number of the CIC as a part of the group. Done and dusted. Now cash losses, very short and sweet. That is whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year. If so, you have to state the amount of the cash losses. तो क्या बोला गया, just whether the company को कोई cash loss हो गया है financial year में और उससे पहले वाले financial year में, तो क्या करना पड़ेगा, आपको state करना पड़ेगा amount of the cash loss, just that much. Now the resignation of the statutory auditors. Now whether there has been any resignation of your statutory auditor during the year, अगर हुआ है कोई resignation, then whether the auditor has taken into consideration, जो new auditor है, क्या उसने taken into consider, क्या उसने consider किया है issues, objections और concern जो auditor चला गया उसके. So that's what's saying. Whether there have been any resignation of statutory auditor during the year, अगर हाँ, तो क्या आपके auditor जो incoming auditor है उसने कंसिडर किया है कि ऑब्जेक्शंस और द कंसर्न्स आर रेज़्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर. तो ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करने पड़ेंगे. नाउ गोइंग कंसर्न में अगर ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज, aging and the expected date of realization of financial assets and the payment of financial liabilities, whether the auditor is of the opinion क्या कंपनी का कोई no material uncertainty exist है as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting the liability existing at the date of balance sheet and that will fall due within the period of 1 year. So यहाँ पे क्या कहा गया कि ऑडिटर ओपिनियन है क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही है, देयर इज़ नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एंड द कंपनी है केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल द लाइबिलिटीज़ एंड ऑल्सो जब वो व्हेन दे फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट. सो ये कब होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज, द एजिंग, द पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा. ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न. नाउ हियर इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 पॉइंट्स आते हैं. So first point is what, whether in respect of any projects the company has transferred any unspent amount of the fund that has been specified in the schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months to the expiry of the financial year is in compliance with the proviso of the subsection 5 of the section number 135. Okay, after this is for other than the ongoing projects, and this is for the ongoing projects. Now what is ongoing projects? Simple as that, whether any amount or the remaining unspent amount has been transferred to a special account in compliance with section number 135 subsection 6. We have reached the last point now, that is the consolidated financial statements. What it says is that whether there have been any qualification or adverse remark by the auditors under the CARO in the consolidated financial statements. क्या बोला गया कि आपके कोई adverse remark है by the auditors under CARO of your, then in that case you have to what, indicate the details of the companies and the para numbers of the CARO report. Simple in that, all the points have been done really well. I hope you enjoyed. I hope you learned with me. अगर कोई भी points में आपको problem है तो you can just drop down your comments here in this comment section. I'll be very glad. I hope all the points have been gone in your mind because of this simple and easy presentation that I have created. So that was the purpose of this video. I hope it will help you for your exam. Until next time, bye bye. All the best.